राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम कल पढ़ाए गए चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड या मांग और मांग के नियम के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने मांग के नियम के बारे में जान लिया था और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि मांग में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो जो मांग में परिवर्तन है वो दो रूप में होता है। एक होता है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और दूसरा होता है मांग में परिवर्तन। ठीक है, तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन अगर हम बोलते हैं तो इसका तात्पर्य है कि कीमत में परिवर्तन होने से एक ही मांग वक्र पर मांग का कम होना या मांग का घटना, है ना, या तो मांग घटे या तो मांग बढ़े। अगर मांग बढ़ रही है तो इसका मतलब मांग में विस्तार हो रहा है और अगर मांग घट रही है तो इसका मतलब मांग में संकुचन हो रहा है। इसके बारे में हमने डिटेल में पिछली कक्षा में चर्चा कर ली थी। आज हम आगे बढ़ेंगे, इसी टॉपिक पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मांग में परिवर्तन क्या होता है या चेंज इन डिमांड क्या है। तो जब मांग में परिवर्तन कीमत की को छोड़ के अन्य कारकों की वजह से या अन्य फैक्टर्स की वजह से होता है तो उसे बोला जाता है मांग में परिवर्तन। ये मांग में परिवर्तन दो रूप में हो सकता है। ठीक है, अगर हमको मांग में परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, मांग में परिवर्तन, तो ये दो रूप में होगा। सबसे पहले या तो मांग में वृद्धि होगी, ठीक है, पहली मांग में वृद्धि, ठीक है, या फिर मांग में कमी होगी। ठीक है, मांग में ठीक है, या तो मांग बढ़ जाए या फिर मांग घट जाए। अब मांग बढ़ने की अगर हम बात करें और अगर हम उसको एक चित्र की सहायता से दर्शाने का काम करें तो क्या होगा, मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस पे तो हम मांगी गई मात्रा या मांग को दिखाते हैं या डिमांड को दिखाते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम कीमत को दिखाते हैं यानी कि प्राइस को दर्शाते हैं। ठीक है, तो मांग वक्र कीमत में और मांग में किस तरह का संबंध बताता है, विपरीत, है ना। तो इसका जो कर्व हो वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप्ड, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ, इस तरीके से। अगर वृद्धि की हम बात कर रहे हैं और कीमत की वजह से वो चेंज ना आए बल्कि कुछ अदर रीजंस हों जिसकी वजह से मांग वक्र जो है वो आगे की तरफ दाईं ओर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, मांग वक्र आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मांग में वृद्धि हो जाना। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, मांग में वृद्धि हो जाना। इसी का ऑपोजिट सिचुएशन हो सकती है, मान लीजिए यहाँ हम डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहे हैं और y एक्सिस पे हम प्राइस को दर्शा रहे हैं। ठीक है, इनिशियली हमारी जो मांग है या मांग वक्र है वो d है, ठीक है, या D1 है सपोज। ठीक है, अब क्या हुआ है, मांग में कमी आ गई, कीमत की वजह से नहीं, कुछ अन्य फैक्टर्स है जिसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि मांग में कमी जब होगी तो किस तरीके से वो कमी को हम दर्शाएंगे चित्र की सहायता से। ठीक है, तो अगर कमी हो रही, जैसे वृद्धि में हमने क्या किया था, हम राइट साइड शिफ्ट हुआ था हमारा कर्व, है ना, तो कमी में क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट साइड पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी डिमांड हमारी जो है वो कम हो गई। तो ये मान लीजिए D2 कर्व है। ठीक है, तो ये मांग में वृद्धि या कमी क्यों होती है, इसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारण हैं, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मांग में वृद्धि की। तो अभी हम मांग में वृद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मांग में वृद्धि के कारण दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो है उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाना। ठीक है, अगर कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ जाती है ना, अगर उपभोक्ता हैं, अगर उनकी आय बढ़ जाएगी तो अगर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं भी हो रहा है तब भी वो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो हो सकता है बाजार में मांग बढ़ जाए और हमारा मांग वक्र जो है वो दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाए।
दूसरी सिचुएशन है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, या जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं हमारी, अगर उनकी कीमत में वृद्धि हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरह की वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुएं, जैसा कि नंबर 3 पे हमने लिखा हुआ है, पूरक वस्तु की कीमत में कमी। दोनों सिचुएशन को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापन वस्तु या फिर सब्स्टिट्यूट गुड की। तो सब्स्टिट्यूट गुड वो होती है जो एक के बदले दूसरी इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे चाय, कॉफ़ी, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका कॉफ़ी की जो मान लीजिए चाय की कीमत जो है वो बढ़ जा रही है, ठीक है। तो जो लोग चाय की कीमत बढ़ने से पहले क्या करते थे, क्योंकि कॉफ़ी ऑलरेडी बाज़ार में महंगी मिलती है ना, तो वो लोग कॉफ़ी नहीं खरीदते थे, उनको महंगी लगती थी। लेकिन अब चूंकि चाय की का जो दाम है या प्राइस है वो भी बढ़ गया है, तो उन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा और पैसा देने से अगर हम कॉफ़ी ले पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी चाय तो महंगी हो गई है, तो वो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, कॉफ़ी की डिमांड की ओर। तो प्राइस में किसके चेंज आया, चाय के। चाय की जो कीमत है वो बढ़ गई, जिस वजह से लोग, कुछ उपभोक्ता, सभी नहीं, कुछ उपभोक्ता जो हैं, जो पहले से कॉफ़ी का कंजम्पशन कम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, कॉफ़ी की डिमांड को वो बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जबकि कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया बच्चा, चेंज किसके में आया है, केवल और केवल चाय में, ठीक है। लेकिन चूंकि चाय की प्राइस बढ़ने से कुछ कंज्यूमर कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो गए, जिस वजह से कॉफ़ी की डिमांड बाज़ार में बढ़ जाती है और उसका जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन है हमारी पूरक वस्तु की कीमत में कमी। अब पूरक वस्तुएं होती क्या हैं, पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जो एक साथ हम दो वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गाड़ी और पेट्रोल, है ना, सॉक्स एंड शूज़, पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो इन दोनों वस्तुओं को हमको एक साथ इस्तेमाल करना होता है। मान लीजिए हम कार और पेट्रोल की बात करते हैं। अगर वो कह रहा है कि पूरक वस्तु की कीमत में अगर कमी हो जा रही है ना, मान लीजिए पेट्रोल की कीमत जो है वो बाज़ार में कम हो गई, तो वो लोग जो पहले पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होने की वजह से कार अफोर्ड करना उनको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था, वो सोचते थे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके या वन टाइम खर्च करके हम कार ले भी लें तो चलाना, है ना, उसको इम्पॉसिबल लगता था उनको, क्योंकि पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर पेट्रोल की कीमतें मार्केट में कम हो जाती हैं तो वो लोग जो पहले पेट्रोल महंगा होने की वजह से कार नहीं खरीद रहे थे, वो लोग कार की डिमांड को बढ़ा देंगे या उसको खरीदने के लिए इच्छुक होंगे। तो ऐसी स्थिति में चेंज किसके प्राइस में आया, पेट्रोल के, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई, कार की, ठीक है। और कार की डिमांड जो उसका जो डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड्स, क्लियर। अगली सिचुएशन है फोर्थ, फैशन या ऋतु में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की रुचि या प्राथमिकता में परिवर्तन आ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि समर्स में आप विंटर वियर्स तो नहीं पहन सकते हैं, गर्मी के दिनों में हम जाड़े के कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना। तो गर्मी के दिनों में जाड़े की कपड़ों की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और वही अगर विंटर्स टाइम है तो जाड़ों के जो कपड़े हैं उसकी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि सीज़न में चेंज आ गया है, ठीक है। इस वजह से भी डिमांड कर्व जो है हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, या फैशन में चेंज आ गया, कोई लेटेस्ट ट्रेंड आ गया, है ना, तो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, डिमांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट रीज़न है क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो जाना। बायर्स, बाज़ार में अगर क्रेताओं या बायर्स की संख्या अचानक से बढ़ जाए, कुछ लोग माइग्रेट होकर आ जाएं, है ना, तो क्या होगा, अब बायर्स की संख्या ज़्यादा है, पहले कम बायर्स थे तो वो लोग जितना डिमांड कर रहे थे उतना ही मार्केट में प्रदर्शित हो रहा था या शो हो रहा था, उसके अकॉर्डिंगली डिमांड कर्व बन रहा था। अभी बायर्स की संख्या बढ़ गई है ना। ऐसा हो सकता है कि दो ब्लॉक्स हैं उसका मर्जर हो जाए तो बायर्स की संख्या बढ़ गई। तो अगर हम एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं या एक सिटी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका डिमांड कर्व इतना है, लेकिन मान लीजिए उसके आसपास के एक दो ब्लॉक अगर उस सिटी में मर्ज हो जाते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ गई ना, तो नेचुरली जब ज़्यादा क्रेता जुड़ जाएंगे उस बाज़ार में तो उस बाज़ार में उस वस्तु विशेष का जो मांग वक्र है वो आगे की तरफ यानी कि राइट वर्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा, यानी मांग में वृद्धि हो जाएगी। अगला है 6 पॉइंट आपका, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना।
अगर कंज्यूमर्स को ये लगता है कि फ्यूचर में उस वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है ना, या कोई वस्तु एक्स है मान लीजिए, उनको लगता है कि फ्यूचर में 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद या 1 महीना बाद उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, वर्तमान में जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, वो क्या कर देते हैं, डिमांड को बढ़ा देते हैं, और जो बाज़ार में मांग है वो हमारी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखती है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, भविष्य में आय बढ़ने की संभावना। अगर भविष्य में कंज्यूमर को ये लगता है कि मेरी इनकम बढ़ने वाली है ना, मुझे प्रमोशन मिलने वाला है या बोनस मिलने वाला है, किसी तरीके से मेरी इनकम जो है वो हाइक होने वाला है उसमें या बढ़ने वाली है, तो उस स्थिति में भी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मांग में वृद्धि की बात अगर हम कर रहे हैं, जिसमें मांग वक्र जो है वो शिफ्ट हो रहा है ना, इस तरीके से जैसे हमने अभी आपको इससे पहले चित्र बना के दर्शाया भी था। मान लीजिए ये आपका मांग वक्र है, ठीक है, नीचे डिमांड हम दिखा रहे हैं, यहाँ हम प्राइस दिखा रहे हैं। तो मांग वक्र मान लीजिए आपका डी था, और इन सब कारणों की वजह से, ये जो मांग में वृद्धि के कारण है, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, हमारी मांग में वृद्धि हो जाती है और कर्व भी शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आगे की तरफ डी डैश कर्व बढ़ गया, तो इसको बोला जाता है मांग में वृद्धि। तो जैसे हमने मांग में वृद्धि की बात की, अब हम मांग में कमी की चर्चा करेंगे। अब हम मांग में कमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मांग में कमी के कुछ कारण दिए हुए हैं। सबसे पहला कारण है उपभोक्ता की आय में कमी हो जाना, है ना। अगर कंज्यूमर की आय पहले की अपेक्षा कम हो जाती है ना, मान लीजिए उसकी नौकरी छूट जाती है या उसने कोई बिजनेस में पार्ट टाइम और जॉब की हुई थी, वो जॉब उसकी हट गई है, उसकी इनकम कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, डिमांड को कम कर देगा और मांग वक्त क्या हो जाएगा हमारा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे हमने वृद्धि में बात की थी कि अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ उल्टी सिचुएशन है कि सब्स्टिट्यूट गुड जो है अगर उसकी कीमत घट जा रही है ना, जैसे कि चाय कॉफ़ी का एग्जाम्पल ही हम लेते हैं कि चाय की कीमत जो है वो क्या हुई है, घट गई है और कम हो गई है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, चाय और चाय अब उनको और सस्ती मिलने लगी है। ठीक है, तो ऐसे में कॉफ़ी का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट जो गुड है उसकी अगर कीमत में कमी आ जाती है तो उसका क्या प्रभाव होगा। जैसे कि इसको अगर हम एक चित्र की सहायता से समझना चाहें तो क्या होता है, OX पे मान लीजिए हम चाय और कॉफ़ी की ही बात करते हैं। ठीक है, तो Y पे हम चाय की कीमत को ले रहे हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ टी, ठीक है, चाय की कीमत, और OX जो एक्सेस है इस पे हम ले रहे हैं कॉफ़ी की डिमांड। ठीक है, डिमांड ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी की मांग। ठीक है, अभी क्या है, जब आपका प्राइस, चाय का कीमत अगर मान लीजिए पहले थी OP, ठीक है, तो डिमांड हम कॉफ़ी की कितना कर रहे थे, मान लीजिए Q। ठीक है, ये हो गया P, यहाँ से हमने एक डॉट लग लिया और यहाँ से Q, यहाँ पर हमने एक डॉट लगाया। ठीक है, अभी क्या सिचुएशन है, हमको स्टेटमेंट क्या है कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो गई, यानी कि चाय की कीमत पहले की अपेक्षा कम हो गई, कम होके मान लीजिए वो P1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, लोग कॉफ़ी की डिमांड को भी कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे अभी आपको बताते हैं। मान लीजिए कॉफ़ी की डिमांड को भी उन्होंने कम करके कितना कर दिया, Q1, तो यहाँ से एक डॉट यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और इन दोनों डॉट्स को हम इस तरीके से मिलाएंगे, तो इस तरीके का डिमांड कर्व होगा। ये क्यों हो रहा है, कीमत किसकी घटी है, चाय की, लेकिन चाय की कीमत घटने से जो लोग पहले से कॉफ़ी खरीद रहे थे वो लोग किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, चाय की तरफ, है ना। तो वो चाय की डिमांड को बढ़ाएंगे, तो नेचुरली अगर वो चाय की डिमांड को बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स कॉफ़ी की डिमांड को वो घटाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, कॉफ़ी का जो मांग वक्र है
है ना। अगर हम कॉफ़ी के मांग वक्र की बात करें तो वो दाहिने से बाएं इन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी मांग में कमी आ जाएगी। तीसरी सिचुएशन है हमारी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि। अगर पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, जैसे वही कार और पेट्रोल का अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लीजिए पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो लोग कार की डिमांड को भी घटा देंगे। कारण क्योंकि कार और पेट्रोल दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना है ना उन्हें। इस वजह से अगर एक पूरक वस्तु के केस में अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी वजह से दूसरी वस्तु की डिमांड जो है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी और मांग में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन है क्रेताओं की संख्या में कमी हो जाना। मान लीजिए क्रेताओं की संख्या कम हो जाए, है ना, कुछ क्रेता माइग्रेट होकर दूसरी जगह चले जाएं, है ना, बाजार में अब पहले की अपेक्षा कम बायर्स हों तो नेचुरली उसका प्रभाव मांग पर पड़ेगा और मांग जो है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है भविष्य में कीमत कम होने की संभावना। ठीक है, भविष्य में अगर हमको ऐसा लगता है फ्यूचर में कि कीमत जो है वो कम होने वाली है ना, हमको आज मान लीजिए अगर मान लीजिए एसी की कीमत आज की डेट में फॉर एग्जांपल 45,000 है और अगर हमको ये लगता है कि फ्यूचर में उसकी कीमत 2 से 2,500 कम होने वाली है तो बहुत सारे लोग अपनी डिमांड को अभी रोक देंगे, वो सोचेंगे 2 महीने 2.5 महीने बाद हम वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो इस वजह से इंस्टेंटली अभी वर्तमान में उसका प्रभाव मांग पे क्या पड़ता है, मांग में कमी हो जाएगी। अगला है भविष्य में उपभोक्ता की आय कम होने की संभावना। मान लीजिए कंज्यूमर को ये लगता है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में मेरी जो आय है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में भी वो सेविंग्स पर ध्यान देगा, है ना, क्योंकि उसको आने वाले समय में भी अपने खर्च को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। इस वजह से उसका प्रभाव तत्काल रूप से मांग पर ये पड़ेगा कि मांग जो है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि मांग में कमी और वृद्धि दोनों तरह की सिचुएशन एक अर्थव्यवस्था में आती हैं। तो एज अ होल ये चैप्टर जो था मांग और मांग का नियम, इसके सभी टॉपिक्स को हमने डिटेल में समझ लिया है, एक्सप्लेन कर लिया है और आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक मांग और मांग के नियम पर बेस्ड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। वो कौन कौन से तत्व हैं जो एक मांग में होने चाहिए। ए, वस्तु की इच्छा, बी, एक निश्चित मूल्य, सी, साधन व्यय करने की तत्परता, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या आंसर होगा। आपको याद होगा जब हमने मांग के बारे में डिस्कस किया था तो आपको मैंने बताया था कि मांग में 5 तत्व हैं जो निहित होने चाहिए। वो 5 तत्व क्या थे। सबसे पहला, वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, उस वस्तु को क्रय करने के लिए हमारे पास संसाधन या साधन होने चाहिए। तीसरा, उन संसाधनों को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। चौथा, एक निश्चित प्राइस की हम बात करते हैं और पांचवा, एक निश्चित समय की बात करते हैं। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें ए, बी और सी तीनों में हमारे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। मांग वक्र का ढाल कैसा होता है ना। ऑप्शन ए, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, ठीक है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। दूसरा है बाएं से दाएं नीचे की ओर। और तीसरा है एक्स अक्ष के समानांतर, जो एक्स एक्सिस है हमारा, है ना, एक्स एक्स, ये इसके समानांतर होता है क्या, ठीक है, या फिर लंबवत, पैरेलल टू वाई एक्स। अगला है पैरेलल टू वाई एक्स, ये वाई एक्स है, इसके लंबवत, ठीक है। ना तो ये सिचुएशन है ना तो ये सामान्यता वो पूछ रहा है, ठीक है। इन जनरल ऑलवेज की बात नहीं है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब कभी कभी मांग वक्र इस तरीके के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा है मांग वक्र का सामान्यता ढाल कैसा होता है। तो सामान्यतः मांग वक्र का ढाल हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ, इस तरीके से बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। क्यों, क्योंकि ये कीमत में और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को दर्शाता है,
ठीक है, विपरीत संबंध को दर्शाता है। इस वजह से इसका ढाल कैसा होगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन है या क्या हैं? ऑप्शन ए कीमत, ऑप्शन बी आय में परिवर्तन, ऑप्शन सी उपभोक्ता की रुचि या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट्स, जब हमने मांग के बारे में पढ़ा था तो मांग फलन के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि मांग को कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। तो मांग को कीमत भी प्रभावित करती है, कीमत की वजह से मांग में वृद्धि और कमी होती है ना। कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी, कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी। आय में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी हमारी मांग पे पड़ता है ना। आय अगर ज़्यादा है तो मांग हम ज़्यादा करते हैं, आय अगर कम है तो मांग हम कम करते हैं। और उपभोक्ता के टेस्ट, प्रेफरेंसेस या उसकी रुचि का भी प्रभाव मांग पे पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? जिनका एक के बदले दूसरा इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए पूरक वस्तुएं, ऑप्शन बी स्थानापन्न वस्तुएं, ऑप्शन सी आरामदायक वस्तुएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं, है ना। एक वस्तु के साथ हम दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। स्थानापन्न वस्तुएं वो जो एक के बदले इस्तेमाल की जाए, एक को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, स्थानापन्न वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम है। मांग का नियम क्या है? ऑप्शन ए गुणात्मक कथन, ऑप्शन बी मात्रात्मक कथन, ऑप्शन सी अ एवं ब दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हमने मांग का नियम टॉपिक स्टार्ट किया था तो शुरू में ही हमने इस बात पे चर्चा की थी कि मांग का नियम जो है वो एक क्वालिटेटिव, है ना, गुणात्मक कथन है, जो सिंपली हमें ये बात बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत का मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गुणात्मक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है ना। मांग फलन को या डिमांड फंक्शन हम किस समीकरण या इक्वेशन से दर्शा सकते हैं? ऑप्शन ए पी एक्स, ऑप्शन बी डी एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स, ऑप्शन सी डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ इन ब्रैकेट पी एक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डिमांड जो है, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स वस्तु की मांग इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है स वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग क्या कहलाती है? इस स्टेटमेंट को समझिए। इसमें वो कहता है कि एक वस्तु है, वस्तु x, उसकी कीमत में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से y वस्तु की मांग यानी दूसरी वस्तु की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसे, इस तरह की मांग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कीमत मांग, ऑप्शन बी आय मांग, ऑप्शन सी तिरछी मांग या क्रॉस डिमांड, ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रॉस डिमांड। ठीक है, क्रॉस डिमांड में क्या होता है, जैसे कि हमने बोला कि दो केस में होता है, पूरक वस्तुओं और स्थानापन्न वस्तुओं के केस में। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है लेकिन उसका प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है, इसे हम क्रॉस डिमांड या तिरछी मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। ठीक है, ऑप्शन बी कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, ऑप्शन सी कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, ऑप्शन डी कीमत घटती है लेकिन मांग जो है वो स्थिर रहती है। तो आपको जब हमने इससे थोड़ी देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया था, मांग में संकुचन और मांग में विस्तार, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत के
बढ़ने से कीमत बढ़े और उस वजह से डिमांड जो है वो कम हो जाए, तो उसे बोला जाता है मांग में संकुचन होना, यानी कि कीमत का बढ़ना और मांग का घटना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और इसी का विपरीत सिचुएशन होती है अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि मांग में संकुचन की जगह अगर लिखा होता मांग में प्रसार कब होता है, तो मांग में प्रसार यानी एक्सटेंशन, बढ़ कब रही है मांग, वो कब बढ़ेगी, जब कीमत घटेगी और मांग बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए मांग बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी अस्थिर होती है या अनस्टेबल होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि गिफिन गुड्स होती क्या है, ये वो वस्तुएं होती हैं जो इन्फीरियर क्वालिटी की होती हैं या निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। तो इन वस्तुओं की अगर कीमत में वृद्धि हो जाएगी, है ना, अगर इनकी वृद्धि होगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर इनकी कमी हो जाएगी, इसके प्राइस में अगर कमी आ जाएगी तो इसकी डिमांड भी लोग और कम कर देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में वो पूछ रहा है हमसे कि इन गिफिन वस्तुओं की मूल्य वृद्धि अगर हो जाती है तो क्या होगा इसकी मांग पे प्रभाव। जनरली लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसीलिए इसको गिफिन का विरोधाभास कहा गया है। ठीक है, इस सिचुएशन पर गिफिन गुड्स पर मांग का नियम लागू नहीं होता। इसके मूल्य वृद्धि होने पर इसकी मांग जो है वो पहले से बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मांग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है। सामान्य वस्तुएं यानी नॉर्मल गुड्स, जैसे अभी हमने गिफिन गुड की बात की जो इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स थी, ऐसे ही नॉर्मल गुड्स जो हम बाजार में खरीदते हैं उन वस्तुओं की जो मांग वक्र है उसका ढाल कैसा होगा। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी अपरिभाषित या अनडिफाइंड। तो इसका राइट आंसर है ऋणात्मक। सामान्य वस्तुओं का जो ढाल होता है, उन मांग वक्र का ढाल, वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग को घटा देता है। ऑप्शन ए निम्न कोटि की वस्तुएं, ऑप्शन बी सामान्य वस्तुएं, ऑप्शन सी गिफिन वस्तुएं, ऑप्शन डी अ और स दोनों। तो हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि जब जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसके साथ साथ वो डिमांड भी बढ़ाते हैं, लेकिन किस तरह की वस्तुओं की, जो नॉर्मल गुड्स होती हैं यानी सामान्य वस्तुओं की। लेकिन निम्न कोटि की और गिफिन गुड्स जो हैं, जो इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स होती हैं, उनको उपभोक्ता उनकी मांग को घटा देता है। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज अ और स दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की मांग वक्र डी डी से खिसक कर डी डी हो जाती है ना। जैसा आप ये चित्र में देख रहे हैं, दो मांग वक्र दिए हुए हैं आपको। ठीक है, एक कैपिटल डी और दूसरा उसके साथ में स्मॉल डी। तो आप क्या देख रहे हो इसमें, जो कैपिटल डी की से आगे की तरफ स्मॉल डी की तरफ जो शिफ्ट हुआ है मांग वक्र, वो मांग में वृद्धि को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वस्तु की कीमत कम हो सकता है, मतलब ये क्यों शिफ्टिंग हो रही है, ये इसका रीज़न क्या है। पहला, वस्तु की कीमत कम हो सकता है। दूसरा, वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है। ऑप्शन सी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी या वृद्धि हो, ये ऐसा संभावना है। या फिर पूरक वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मांग वक्र जो है वो शिफ्ट हो जा रहा है, एक नया मांग वक्र बन जा रहा है। जबकि हम मांग में वस्तु की कीमत में मतलब कमी होने से या वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मांग में जो चेंज आते हैं वो सिर्फ एक ही मांग वक्र में दिखाई देते हैं हमें, है ना। उसमें मांग वक्र जो है वो शिफ्ट नहीं होता, एक ही मांग कर्व में हम उसकी शिफ्ट मतलब मांग के संकुचन और मांग के विस्तार की बात हम करते हैं। तो ऑप्शन ए और बी तो इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, तो इसमें जो वृद्धि हो रही है, ये तो क्लियर है चित्र से देखने से कि वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं। एक है ऑप्शन सी, प्रतिस्थापन वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत अगर बढ़ जाए, यानी कि चाय कॉफ़ी का एग्जाम्पल अगर हम लें, जो हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया था। मान लीजिए चाय की कीमत बढ़ गई, ठीक है,
चाय की कीमत बढ़ने से क्या होगा, लोग कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देंगे ना, है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है। तो इस तरीके से हमने आज जो हमारा चैप्टर था उसको, मांग और मांग के नियम को पूरा हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने मांग क्या है इसके बारे में जाना, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं, मांग फलन क्या है, मांग अनुसूची क्या होती है, और मांग का नियम के बारे में जाना, मांग के नियम की मान्यताएं क्या हैं, मांग का नियम के अपवाद क्या हैं, मतलब किन सिचुएशन में मांग का नियम लागू नहीं होता है, या मांग में वृद्धि और मांग में कमी, मांग में संकुचन, मांग में विस्तार, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा की। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी अध्याय की चैप्टर 2 के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।